ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का लीज एग्रीमेंट संपन्न हुआ। साथ ही ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी साइन हुआ। इस एग्रीमेंट पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा कि आज का एग्रीमेंट ये बताता है कि सही मायनों में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट होगा, जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क होगा। सूत्रों के अनुसार अगले 3 महीने अगस्त में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है। माना जा रहा है कि 16 से 30 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने इस एयरपोर्ट के लिए 5,845 हेक्टेयर जमीन का अलोकेशन किया है। जब एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी टॉप 3 में सऊदी अरब का 1 और अमेरिका के 2 एयरपोर्ट है, जबकि ग्रेटर नोएडा का जेवर एयरपोर्ट का नंबर उनके बाद आएगा। एयरपोर्ट की सारी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। उसमें कुछ विस्थापन का काम बहुत थोड़ा सा बचा है। लगभग 100 परिवारों का विस्थापन होना है। R&R साइट पे काफ़ी सारे मकान बन रहे हैं और ये भी अगले 1 हफ्ते के अंदर सारा विस्थापन यहाँ पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार के क्लियरेंसेज हो चुके हैं और ये पूरी तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। शेयर होल्डर एग्रीमेंट होना है, साथ ही साथ लीज होना है। सिविल एविएशन विभाग नाइल को ज़मीन देगा। तो अब बहुत 2-3 प्रक्रियाएं बची हैं जो जल्दी पूरी हो जाएंगी और फाइनेंशियल एड भी जो है वो जो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की जो कंपनी है उसकी भारतीय जो आर्म है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसको फाइनेंशियल क्रेडिट लाइन मिल चुकी है और वो भी जल्दी फाइनेंशियल क्लोजर भी जल्दी हो जाएगी। उत्तराखंड में बारिश के बाद पहाड़ों पर नदियां उफान पर आ गई हैं। इसी बीच उत्तरकाशी में रविवार देर रात बादल फटा, जिसके बाद 3 लोगों की जान चली गई। मांडो में 2 महिलाओं और 1 बच्चे का शव बरामद किया गया। शवों को जिला अस्पताल लाया गया। बादल फटने की घटना के बाद से मांडो गांव में अब भी 4 लोग लापता हैं। भारी बारिश की वजह से अचानक भागीरथी नदी उफान पर आ गई। बादल फटने से गांव मांडो, निराकोट, पनवाड़ी और कंकराड़ी के आवासीय घरों में पानी घुस गया। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमों ने लोगों को रेस्क्यू किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार मांडो गांव में 9 मकानों में पानी घुस गया, जबकि 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। कई जगहों पर गाड़ियों के बहने की भी खबरें आई हैं। घटना की सूचना जैसे ही मिली, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीएम को राहत और बचाव कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी जैसे जिलों में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। राज्य के बाकी हिस्सों में भी भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बिजली के करंट से 17 वर्षीय युवक की मौत से हड़कंप मच गया। ये घटना आगरा के विकास खंड बरौली अहीर के गांव कोई कुमरगढ़ की है, जहां एक 17 वर्षीय युवक की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना डौकी पुलिस भी पहुंच गई। थाना डौकी पुलिस ने युवक के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जिस युवक की मौत हुई उसका नाम नीरज है और वह पास के ही गांव नगला केसों का रहने वाला है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक नीरज भाजपा विधायक हेमलता के लिए स्वागत टेंट लगा रहा था। टेंट लगाते समय बिजली का करंट लोहे के पाइप से टकरा गया, जिससे नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। न्यूज इन इंडिया के लिए हरिओम शास्त्री, आगरा। ये घटना हुई है जैसे कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और लगातार जो 11,000 की एंटी लाइन है वो चल रही थी। तो ये मृत्यु लाइट से हुई है, ऑन स्पॉट खत्म हुए हैं ये। और ये बहुत बड़ी लापरवाही है विद्युत विभाग की। इस तरीके से एक तरफ जाले बंद रहे हैं और एक तरफ कोई जाले नहीं है और फिर लगातार बहुत तेज बारिश में भी लाइट आ रही है। ये मृत्यु हुई है, इनकी उम्र कितनी होगी? ये मृत्यु हुई है जिसकी उम्र 17 साल है। इसका नाम नीरज है। शादी हो गई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है और हमारे गांव के ही श्री किशन के लड़के हैं जी। तो यहाँ क्या कर रही थी?
ये यहाँ पर जो टेंट था, जो पहले से ही सुबह शादी थी, वहाँ पे लगा दिया गया है। तो इसमें किसी राजनीतिक नेता का स्वागत हुआ था, होने जा रहा था, तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रबंधन लगाया गया था। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि विद्युत विभाग की इस लापरवाही से बच्चे की ऑन स्पॉट मौत हुई है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी तुरंत जानकारी ली जाए और तुरंत मामले को संज्ञान में लिया जाए। और दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सादिक खान इलाके में हुए मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम शामिल है। आतंकवादियों के पास से हथियार और विस्फोटक सहित आपत्तिजनक सामग्री मिली है। अकरम कश्मीर घाटी में 4 साल से सक्रिय था। पुलिस को सादिक खान इलाके में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद 34 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। शोपियान को इन्फॉर्मेशन मिला था कि लश्कर तैयबा का 2-3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। तो उसके बाद पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया मिलिटेंट ने, जिसमें आर्मी के एक जवान माइनर इंजरी हुए। उसके बाद इनकाउंटर चलता रहा। बीच में हम लोग इनकाउंटर को रोक दिए क्योंकि सिविलियन फंसा हुआ था, उसको इवैक्यूएट किए। उसके बाद फिर से इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें देर रात में 2 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें इशफाक का हमारा डार है, जो लश्कर तैयबा का पुराना कमांडर है और ये 2017 से मिलिटेंसी में है। ये पहले पुलिस में कांस्टेबल था और बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के अथक परिश्रम और वैज्ञानिकों के शोध के परिणाम स्वरूप 2020-21 की अवधि में देश में बागवानी उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि 2019-20 की तुलना में ये 9.39 मिलियन टन अधिक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। देश में अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन बागवानी उत्पादन हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के शोध का ये फल है। बागवानी उत्पादन 329.86 मिलियन टन होने का अनुमान 2019-20 की तुलना में करीब 9.39 मिलियन टन यानी 2.93% की वृद्धि अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के अनुमान की जानकारी दी। फलों का उत्पादन इस साल 102.76 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन 196.27 मिलियन टन यानी 4.42% की वृद्धि के साथ होने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक प्याज का उत्पादन इस वर्ष 26.92 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसी तरह आलू का उत्पादन इस वर्ष 53.69 मिलियन टन यानी 10.55% की वृद्धि होने का अनुमान है। टमाटर का उत्पादन इस वर्ष 21 मिलियन टन होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार सुगंधित और औषधीय फसलों में 6.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। बागान फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष के 16.12 मिलियन टन से बढ़कर 16.60 मिलियन टन हो गया है। मसालों का उत्पादन इस वर्ष 10.54 मिलियन टन 3.93% वृद्धि के साथ उत्पादन का अनुमान है। देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कृषि सुधार कानून लागू किए हैं। अब इसी क्रम में मंडियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उत्तर भारत के आम की किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दुबई में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने भारतीय दूतावास और आयातक लुलु समूह के सहयोग से प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उत्तर प्रदेश मंडी बोर्ड के सहयोग से मंगाए गए चौसा और लंगड़ा समेत आम की रसदार किस्में प्रदर्शित की गई। एपीडा गैर पारंपरिक क्षेत्रों और राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। इसके लिए खरीदार विक्रेता के बीच वर्चुअल संपर्क और समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के नए भारत के सच्चे शिल्पकार हैं।
CEL को देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसंधान और विकास के लिए प्रमुख संस्थान बताते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि इस उपक्रम ने 1977 में भारत में तब पहली बार स्वदेशी रूप से सौर सेल विकसित करने में सफलता पाई थी, जब शायद ही किसी ने सौर ऊर्जा के बारे में सुना हो। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे और उपकरणों की आपूर्ति करने में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक निगम CEL का योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CEL की अपनी पहली यात्रा पर डिजिटल भारत के एक हिस्से के रूप में CEL की ई-ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया। मंत्री ने CEL परिसर में माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, लेजर बाढ़ निगरानी स्टेशन, मौसम निगरानी प्रणाली और सौर फोटोवोल्टिक इकाई जैसी विभिन्न उत्पादन इकाइयों और निगरानी केंद्रों का दौरा किया। 1974 में स्थापित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्रमुख कार्य देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी का व्यावसायिक रूप से दोहन करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में किसान सारथी की यह पहल महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसान सीधे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र KVK के संबंधित वैज्ञानिकों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं। भारत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में अग्रणी बनकर उभरा है, ये कहना है RK सिंह का। हरित ऊर्जा की सुगमता के लिए सरकार प्रयासरत, साथ ही एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा को अपनाने में भारत दुनिया में अग्रणी बनकर उभरा है। नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता की ओर भारत के सार्थक कदम। सेल्फ रिलायंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेमिनार में मंत्री ने किए विचार व्यक्त। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कपड़ा मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के तहत की गई पहलों की गहन समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय कारीगरों और घरेलू उपयोग की उत्पादकता बढ़ाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इसे नवाचार, नवीनतम तकनीक और सुविधा का उपयोग करके किया जाना चाहिए। कपड़ा भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। इसके अलावा भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने NMCG की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और उत्तराखंड की 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन नदियों के प्रदूषण हिस्सों के लिए उत्तराखंड राज्य मिशन के प्रस्तावों की NMCG द्वारा समीक्षा की गई और इन्हें अंतिम रूप दिया गया और इन योजनाओं पर विचार के लिए आज चुनाव आयोग के पास भी प्रस्ताव को भेजा गया। स्वीकृत की गई परियोजनाओं के तहत इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन IND और 6 STP का कार्य शामिल है। प्रदूषित हो चुकी भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंधौर, पिलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत किया जाएगा। सीवेज IND योजना चरण 1 के तहत उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 199.36 करोड़ रुपए की लागत वाले कुल 17 नालों में बहने वाले पानी को रोककर 6 STP की ओर परिवर्तित किया जाएगा। इन STP की कुल 3.30 MLD की ट्रीटमेंट क्षमता है। जल शक्ति मंत्रालय ने 15/7/2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का अधिकार क्षेत्र अधिसूचित कर दिया है, जो दोनों बोर्ड को दोनों राज्यों में गोदावरी और कृष्णा नदियों में सूचीबद्ध परियोजनाओं के प्रशासन, नियमन, संचालन और रखरखाव के मामले में जरूरी अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। इस कदम से दोनों राज्यों में जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होने का अनुमान है। केंद्रीय कैबिनेट ने वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत कपड़ा निर्यातकों के लिए केंद्र और राज्य के टैक्स में छूट की योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। पेश एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बुधवार को कपड़ा निर्यातकों के लिए बड़ा फैसला लिया।
कपड़ा निर्यातकों के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट की योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इससे कपड़ा निर्यातकों को उनके निर्यात पर केंद्रीय और राज्य करों पर छूट पहले की ही तरह मिलती रहेगी। इस पहल का मकसद श्रम गहन कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इस योजना को जारी रखने को मिली मंजूरी से निर्यात और रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार का ये फैसला वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने हाल के दिनों में सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने की सुविधा देकर नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई पहल की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की पहल को और बढ़ाने के लिए तथा आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए MITY ने मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बना दिया है। उमंग के मैप माई इंडिया मानचित्रों के साथ एकीकरण के परिणाम स्वरूप नागरिक एक बटन के क्लिक पर अपने आसपास के निकटतम स्थान पर सरकारी सुविधाएं जैसे मंडियां, ब्लड बैंक और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वो इसे मैप माई इंडिया द्वारा निर्मित भारत के सबसे विस्तृत और संवादात्मक सड़क और ग्राम स्तर के नक्शों पर भी देख सकेंगे। नागरिक उमंग ऐप और मैप माई इंडिया के बीच संपर्क के माध्यम से नेविगेशन के दौरान यातायात और सड़क सुरक्षा अलर्ट सहित स्थानों के लिए ड्राइविंग दूरी, दिशा निर्देश और बारी बारी से ध्वनि और दृश्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज संयुक्त रूप से 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार भी शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित थे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट पर मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में दी गई जा रही गलत जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि दलहन पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2 जुलाई 2021 के आदेश के द्वारा दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट नहीं हटाई गई है और ये लागू है। सरकार राज्यों द्वारा इन आदेशों के कार्यान्वयन पर करीबी रूप से निगरानी रख रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ ये जानकारी भी साझा की है कि क्या उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर स्टॉकिस्ट द्वारा घोषित स्टॉक और दलहन स्टॉक बैंक से लिए गए ऋण का या आयातकों द्वारा आयातित मात्रा के बीच मेल नहीं है। राज्यों से स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। मानसून सत्र की जिसके सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है। सभी व्यवहारिक सुझाव सभी सांसदों से मिले ताकि महामारी के खिलाफ लड़ाई में नयापन आ सके और कमियों को भी ठीक किया जा सके। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और
सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सदन परिणामकारी सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो। देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब देने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि वो सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से आग्रह करेंगे कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, लेकिन सरकार को शांत वातावरण में जवाब देने का मौका भी दें। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने दो ऐसे शातिर युवतियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को शादी के जाल में फंसाकर उनसे रंगदारी मांगती थीं और रंगदारी नहीं देने पर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थीं। दरअसल संभल के रहने वाले सचिन कुमार को एक व्यक्ति ने जानकारी दी कि मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना इलाके में 2 युवतियां हैं जो शादी करना चाहती हैं। इसके बाद सचिन कुमार ने शादी करने के चक्कर में युवतियों के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान युवतियों ने सचिन कुमार को अपना मोबाइल नंबर दिया और फिर एक युवती की सचिन से व्हाट्सएप पर बातचीत होती रही। इसी दौरान युवती ने एक दिन सचिन कुमार को मिलने के बहाने मुरादाबाद बुला लिया। जब सचिन उसके घर पहुंचा तो युवती ने अचानक वहां कुछ लोगों को बुलाकर शोर मचाया और युवक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। सचिन के मुताबिक युवतियां उससे पैसे भी छीनने का प्रयास करने लगी। जैसे तैसे सचिन कुमार वहां से निकला और उसने मुरादाबाद पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दोनों शातिर युवतियां अपने कई अन्य साथियों के साथ मिलकर झूठी शादी के नाम पर कई लोगों के साथ वारदातों को अंजाम दे चुकी हैं। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस ने दोनों ही युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है और पुलिस उनके फरार साथियों की तलाश कर रही है। थाना सिविल लाइन में एक व्यक्ति सचिन नाम के व्यक्ति ने एक तहरीर दी थी जिसमें उनका कहना था कि वो संभल के रहने वाले हैं। संभल के कुछ लोगों ने उनसे शादी का उनको वादा कराया था कि हम आपकी शादी करवाएंगे और उनको लेकर के यहाँ सिविल लाइन में लेकर आया था। वहाँ पे 2 महिलाएं थीं जहाँ पे उन्होंने इनकी बात करवाई, नंबर का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद से उनकी व्हाट्सएप पे और अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से बातचीत होती रही। इसके बाद जो सचिन कुमार थे उनको यहाँ पे बुलाया इन्होंने। बुला करके जब यहाँ पे आए रात में, इनको घर के अंदर इन्होंने बंद कर लिया और 3-4 लोगों को, अपने दोस्तों को बुला लिया और उनके ऊपर इन्होंने कहा कि आप छेड़खानी का मुकदमा लिखवाएंगे और रेप का मुकदमा लिखवाएंगे, नहीं तो हमें पैसा दो। और ज़बरदस्ती डरा के धमका के इनके पास से पैसे थे उसको लेने का प्रयास किया गया और इनकी तहरीर पर जो 2 महिलाएं थीं जो यहाँ पे किराए का मकान लेके रहती थी उनको गिरफ्तार किया गया है। इन महिलाओं का बेसिक काम ही यही है, ये लोग इस तरह से लोगों को झांसे में लेकर के शादी का वादा करती हैं, उनको झांसे में लेती हैं, फिर उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाने का डर दिखा करके उनसे पैसे का वसूली करती हैं। इस गैंग में कुल 6-7 लोग शामिल हैं जिसमें 2 महिलाएं हैं और 5-7 पुरुष हैं। यूपी के संभल जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बहजोई क्षेत्र में बारातियों से भरी एक बस की सड़क किनारे खड़ी दूसरी बस के साथ टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा रविवार रात करीब 12 बजे हुआ है। वहीं संभल एसपी चक्रेश मिश्रा ने हादसे की पूरी जानकारी देते हुए बताया
हादसा बहजोई थाना के अंतर्गत हुआ है। वहीं बता दें, इस हादसे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की सहायता करने व घायलों को जल्द से जल्द बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें, ये बस बारातियों को लेकर लौट रही थी, तभी एक गांव के पास टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर रोड के किनारे बस को पार्क करके टायर बदल ही रहा था कि तभी तेज रफ्तार आती बस खड़ी हुई बस से जा भिड़ी। हालांकि इस बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। थाना बहजोई के अंतर्गत आज रात को 12 बजे के करीब बहजोई चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है व 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार CSC बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी मृतक ग्राम छपरा जनपद संभल के रहने वाले थे। ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में बस का टायर पंचर होने के कारण बस एक किनारे खड़ी थी। इसमें पीछे से दूसरी बस के द्वारा टक्कर मारी गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। शासन स्तर से आजमगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के करीब 40 लिपिकों का एक साथ तबादला कई जनपदों में किए जाने से स्वास्थ्य कर्मियों में उबाल आ गया। स्थानांतरण को नीति और नियम विरुद्ध बताते हुए संबंधित कर्मियों ने यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले कार्य बहिष्कार करके आज से CMO कार्यालय पर धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक उनका तबादला वापस नहीं होगा तब तक कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। दावा किया कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों के संगठनों के साथ ही अन्य सरकारी कर्मचारी संगठन का समर्थन प्राप्त है। एसोसिएशन के जिला इकाई के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने कहा कि जिन जनपद में करीब 50 स्वास्थ्य लिपिकों में से 40 का तबादला 200 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की दूरी पर अन्य जिलों में कर दिया गया है, इसमें दिव्यांगों और जिनका सेवा काल 1 वर्ष का भी बचा नहीं है उनको भी नहीं छोड़ा गया। इसके अलावा कपल नीति को भी नहीं बख्शा गया। इस प्रकार ये निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य की तरफ से जारी तबादला पूरी तरीके से अनैतिक है और तानाशाही वाला है, जिसका सभी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज धरना दे रहे हैं, 22 को भी धरना देंगे और CMO को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और लखनऊ में जाकर महानिदेशक कार्यालय स्वास्थ्य का घेराव करेंगे। ज़्यादातर लोगों को श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच भेजा गया है। इसके अलावा बांदा, सोनभद्र भी भेज दिया गया है। मात्र 1 लोग है जिसको जौनपुर भेजा गया है। इस प्रकार दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानांतरण से सभी क्लर्क परेशान हैं। खास बात यह है कि शासन की तरफ से कुछ दिन पूर्व ही CMO का तबादला कर दिया गया था। इस प्रकार से कोरोना काल में पूरे स्वास्थ्य विभाग में बदलाव से स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दुरुस्त होगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर आंदोलन ज़्यादा बढ़ा तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। मैं सत्यपाल चौहान, अध्यक्ष यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद शाखा आजमगढ़। आज किस लिए जिला धरना प्रदर्शन किया गया? हमारे संवर्ग लिपिक संवर्ग से लगभग 50 लोगों में से 40 लोगों का स्थानांतरण नीति के विरुद्ध और नियम विरुद्ध 200 से लेकर 500 किलोमीटर तक की दूरी तक कर दिया गया है। जो स्वयं विकलांग हैं उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया। जो 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। और जो कपुल पोस्टिंग में आते हैं, जो हमारी नीति निर्धारित की गई है, उसमें यह बिंदु है कि नीति में कि जो कपुल पोस्टिंग के लोग हैं उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और जो खुद विकलांग हैं या उनके आश्रित विकलांग हैं अथवा कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है उसका भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। परंतु इस सब के विरुद्ध दरकिनार करते हुए निदेशक प्रशासन महोदय के द्वारा हम लोगों का स्थानांतरण, हमारे साथियों का स्थानांतरण
नियम एवं नीति के विरुद्ध कर दिया गया है। हम इनके खिलाफ, हम नीति और नियम के खिलाफ स्थानांतरण जो किए गए हैं उसके खिलाफ हमारा धरना और प्रदर्शन कार्य बहिष्कार चल रहा है। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारे साथ BHW संवर्ग के और फार्मासिस्ट संवर्ग और कुष्ठ तमाम संगठनों ने समर्थन दिया है और समर्थन देंगे। और संयुक्त राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं मिनिस्ट्रियल के तमाम लोग, सभी लोग समर्थन में हैं। यह स्थानांतरण निरस्त किया जाना उचित होगा।